स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये प्रश्नावली आपको पक्का तभी समझ में आएगी जब आप प्रश्नावली 8.1 को पूरा देखोगे और वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अच्छा, इस प्रश्नावली में है क्या? इस प्रश्नावली में अब की बार जो प्रतिशत दे रखा है उसमें वृद्धि और कमी ये हमें जानना जरूरी होगा। ठीक है, देखो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ कि प्रतिशत होता क्या है और हम संख्याओं की तुलना करते कैसे, है ना। जैसे मैंने हर बार एक ही उदाहरण दिया कि राम के एग्ज़ाम में 10 में से कितने नंबर आए? 5 नंबर आए। अब मैंने कहा बताओ राम का कितना प्रतिशत बना, तो प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 100 से जैसे ही गुणा करा तो एक जीरो से एक जीरो गया, 5 का 10 से गुणा कितना हो गया? 50%, है ना। कितना हो गया? 50%, यानी राम के 50% बने, है ना। अब अगर मैं कहूँ कि बताओ ये 50% किसके बराबर है, तो आप कहोगे ये 50% जो है वो 5 के बराबर है ना। अच्छा, मैं कहूँगा कि कुल नंबर किसके बराबर है, तो आप कहोगे जो 100% है वो आपका क्या है? कुल नंबर है। तो वो 100% इस कुल नंबर के बराबर है 10। कुल नंबर हमारा कितना है? 10। तो ये तुलना आपको करनी आनी चाहिए कौन किसके बराबर है। जैसे मान लो अगर आपको ये पता हो कि 50% कितना होता है? 5 होता है, तो आप 100% निकाल सकते हो। ठीक है, आप 100% कितना है? 10 है, आप 10 निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मान लो आपको कह दे कि 50% अगर 5 है तो बताओ 100% कितना। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है वो मैंने अच्छे से अभी आपको समझाया था प्रश्नावली 8.1 में। फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे अगर हमें पता चल जाए कौन प्रतिशत किसके बराबर है तो हम कुल प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे 50% अगर 5 के बराबर है तो बताओ 100% कितना। उत्तर हमें पता है 10 आना चाहिए। अब 10 आता है या नहीं आता है देखते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जो बराबर के इस साइड में है वो हमेशा ऊपर रहेगा, बराबर के इस साइड में वो नीचे रहेगा। ठीक है, फिर गुणा में ये वाली जो दूसरे नंबर पर यहाँ 100 आ रहा है वो उसको हमें गुणा में लिखना है। ठीक है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार में चलो वापस करते हैं इसको। ये जो संख्या 5 है वो ऊपर, पर बट्टे में इसके सामने वाली 50 नीचे, फिर गुणा में ये वाली संख्या आएगी 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से 5 कटा एक बार, एक का गुणा 10 से किया, कितना आया? 10। देखो हमारा उत्तर आ गया ना। अब अगर इस प्रश्न को मुझे 5 उत्तर लाना है तो मुझे प्रश्न पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो 100% जो है 10 के बराबर है, ठीक है, 100% 10 के बराबर है, तो बताओ 50% कितना होगा। ठीक है, तो बस सरल कर सकते हैं इसको। उत्तर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा कि भाई 10 ऊपर 100 नीचे और गुणा में कितना? 50। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक का गुणा 5 से किया, कितना आया? 5। तो कितना सिंपल हो जाता है अगर हमें प्रतिशत और संख्या की तुलना करना आ जाए। जैसे अब इस प्रश्न को समझने के लिए आपका पूरा ध्यान जो है इस बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए कि भैया एक व्यक्ति था, वो एक कंपनी में काम करता था, उसका वेतन यानी उसको महीने का जो भी वेतन मिलता था उसमें कितनी वृद्धि हो गई? 10% की वृद्धि हो गई, यानी अब उसे कुछ ज़्यादा वेतन मिलता है। और जो 10% की वृद्धि हुई उसके बाद उसका जो नया वेतन मिला वो कितना मिला? 1,54,000 रुपये मिला। तो अब ये 1,54,000 किसके बराबर है? ठीक है, तो देखो कुल वेतन हमेशा कितना प्रतिशत होता है? तो हम कहते हैं कि कुल वेतन हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 100% होता है। अब उसका जो वेतन था उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई? 10% वृद्धि हो गई। यानी पहले उसको 100% मिलता था तो अब उसके 10% की क्या हो गई? वृद्धि यानी जोड़ना। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 110% हो गया। तो ये 110% हो गया, इसका मतलब उसको नया वेतन कितना मिला? 1,54,000 मिला। इसका मतलब जो ये 110% है वो किसके बराबर है? 1,54,000 के बराबर है ना। ये 110 के बराबर कौन हुआ? 1,54,000 हुआ।
ठीक है। अब उसका मूल वेतन यानी पहले उसको कितना मिलता था, तो पहले उसको कितना मिलता था, 100% मिलता था, यानी हमें 100% बताना है कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, 1,54,000 तो ऊपर रहेगा, फिर बट्टे में ये वाली संख्या 110 आएगी, फिर गुणे में कितना आएगा, 100 आएगा। अब 10 से 10 ये कट गया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, यानी 1,54,000 का गुणा 10 से करेंगे, तो 1, 5, 4 और कितने जीरो है, 3 जीरो, और जैसे ही इसका गुणा करेंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, फिर नीचे बट्टा 11 का। अब हम इस संख्या में 11 का क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 15,40,000 में 11 का भाग देंगे, तो 11 एकम 11, पीछे बचा 4 और ये 4, 11 चौक 44, ठीक है। और 44 में से 44 गया जीरो, अब कितने जीरो बचे यहाँ, 4 जीरो, तो 4 जीरो कहाँ लग जाएंगे, ऊपर, यानी उसका मूल वेतन जो था वो कितना था, 1,40,000 रुपये था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब इस प्रश्न को करना कैसे, हमें कॉपी के अंदर कैसे करना है, अब उसको समझना। तो अब देखो, प्रश्न में वेतन में कितनी वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, किस पर हुई, 100% पर हुई, है ना। तो हम कहेंगे कि यदि व्यक्ति का मूल वेतन 100% है, तो 10% की वृद्धि होने पर नया वेतन बराबर 110% होगा, है ना। क्योंकि 100% में क्या हुआ, 100% में 10% की वृद्धि हो गई, तो अब नया वेतन कितना हो गया, 110% हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, ये एक लाइन लिख दिया। अब यहाँ पर प्रश्न सीधा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूल वेतन। अतः मूल वेतन है वो कैसे ज्ञात करेंगे कि 110% जो है वो किसके बराबर है, 1,54,000 के बराबर है, और हमें कितना चाहिए, हमें 100% ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो अब क्या करना, 1,54,000 तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और 110 नीचे आ जाएगा, फिर गुणे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 1,54,000 का 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1,54,000 तो पहले था ही, फिर 1 जीरो यहाँ आ जाएगा। अब हमें 11 का इसमें भाग देना है। जैसे मैंने 11 का भाग दिया, उत्तर कितना आया, 1,40,000, है ना। तो ये इसका क्या था, मूल वेतन था, और वेतन हमेशा किस में आता है, रुपए में आता है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हमें प्रश्न को करना आना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। तो संडे को कितने गए, 845 लोग जो है चिड़ियाघर में गए थे पशुओं को देखने के लिए। सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए, तो सोमवार को तो बहुत कम गए, है ना। रविवार को 845 और सोमवार को 169 व्यक्ति। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई, यानी रविवार के मुकाबले अब सोमवार में कितना प्रतिशत का गिरावट आया, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो, मैं बार बार एक ही प्रश्न आपको समझा रहा हूँ कि राम के 10 में से 5 नंबर आए, ठीक है। तो हमने 100 का गुणा करा तो कितना प्रतिशत बना, उसके 50% बना। तो ये प्रतिशत ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि कुल संख्या आप नीचे लिखो, ठीक, फिर जिस संख्या का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है वो संख्या हमें ऊपर लिखनी है, फिर हमें गुणा कितना करना है, 100 करना है। जैसे ही हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे हमारा प्रतिशत निकल जाएगा, है ना। तो अब इस सूत्र का उपयोग करके हम प्रतिशत निकालेंगे। अब हमें प्रतिशत किसका निकालना है कि सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हो गई उसके अंदर, ठीक है। तो संडे को कितने थे, 845 व्यक्ति। तो उत्तर क्या लिखना, देखो, रविवार को कुल व्यक्ति, कुल को छोड़ो, आप कुल नहीं लिखना आपको, तो रविवार को
चिड़ियाघर गए व्यक्ति, चिड़ियाघर गए व्यक्ति कितनी थी संख्या? 845। फिर सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति गए? 169। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब इसको हमें घटाना है। क्यों घटाना? तो कितनी कमी हुई। ठीक है। तो व्यक्तियों में कमी हमें क्या निकालना? कितनी कमी हुई वो निकालना है। तो कमी का मतलब घटाना और वृद्धि का मतलब जोड़ना। तो कितनी कमी हुई? देखो 15 में से 9 गए, तो 15 में से 9 गए, पीछे कितने बच गए आपके? 6। फिर 3 में से 6 नहीं जाता, 13 में से 6 गया, तो पीछे कितना बच गया आपके? 9। ठीक है। तो 7 में से 1 गया, बचा 6, यानी 696 व्यक्तियों की क्या हो गई? कमी हो गई। 1 मिनट वापस जोड़ करते हैं। 15 में से 9 गया 6, फिर 13 में से 6 गया। ठीक है। तो 4 और 3 7, 7 आ गया। तो कितने व्यक्ति हो गए? 676 व्यक्ति। ठीक है। ये हमारे क्या आ गई? कमी आ गई कि इतने व्यक्ति कम गए सोमवार को। पहले 845 गए थे और रविवार को 169, तो कितनी कमी आ गई दोनों में? 676 व्यक्तियों की कमी आ गई। अब इसी पर हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक है। तो प्रतिशत, किसका प्रतिशत निकालना? व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को हुई कमी का प्रतिशत, है ना। तो हम यहाँ कहेंगे, माफ करना, तो यहाँ लिखना आपको सोमवार को हुई कमी का प्रतिशत बराबर। तो देखो हमें प्रतिशत किस पर निकालना है? इस संख्या पर, 676 पर प्रतिशत निकालना है। ठीक है। फिर कुल व्यक्ति कितने? कुल व्यक्ति यानी कि किस पर कमी हुई? किस पर कमी हुई? 845 पर कमी हुई। यानी हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों में से जब भी आप कमी और वृद्धि का पूछे तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या यानी कि आपके पहले वाली संख्या होती उसको लिखना है। यानी कमी किस पर हुई? 845 पर कमी हुई। ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 845 गुणा 100। जैसे ही हम इसको सरल करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो इसको सरल कैसे करना है। जैसे यहाँ पर कितना है? 100 और यहाँ है 845। इसके पीछे है 5 और इसके पीछे है 0। तो इन दोनों को हम 5 के पहाड़े से काट सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसमें 5 का भाग दूँ, ठीक है, 5 का, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 कितनी बार जाएगा भाग? 20 बार। और इसमें अगर मैं 5 का भाग दूँ तो देखो भाग दे देता हूँ। 5 एकम 5, पीछे बचा 3, 4, 5 छंग 30, है ना। पीछे बचा 4 और ये 5, 5 नम 45। कितनी बार गया भाग? 169 बार। ठीक है। लेकिन अब देखो, अब इन दोनों में भाग नहीं जा रहा, लेकिन अब इन दोनों में हम भाग दे सकते हैं 13 का। याद रखना, दोनों में 13 का भाग जा रहा है। ठीक है। तो ये 13 का कितनी बार जाएगा भाग? 13 बार। आप भाग देना, मैं इसको सीधा काट रहा हूँ, है ना। और इसमें अब मैं भाग दे रहा हूँ 13 एकम 13, 13 दो 6, 13 गुण 40, 13 चौक 52, 13.65। तो 5 बार गया, पीछे बचा 2, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 52 बार भाग जाएगा। अब वापस इन दोनों में 13 का जा रहा है, 13 एकम 13, और यहाँ पर 13 एकम 13, 13 दूना 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 गुण 40, 13 चौक 52, 4 बार गया। यानी फाइनली हमारे पास ऊपर बचा 4 और यहाँ बचा 20। तो हमें क्या करना है? 4 गुणा 20 करना है। जैसे ही हम गुणा करेंगे कितना आएगा? 80। यानी कुल कमी कितनी आई? 80% की कमी आई। अब मान लो आपको एग्ज़ाम के अंदर इस प्रकार से नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उससे आप इसको करोगे तो आपके थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे करना है। तो देखो आपको क्या करना, डायाग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायाग्राम बनाना है। जैसे रविवार को कितने व्यक्ति थे? 845। ठीक है। फिर सोमवार को कितने आ गए? 169 व्यक्ति की कमी आ गई। ठीक है। यानी इन दोनों में कमी कितनी हुई? 676 की कमी हुई। तो जब भी कमी और वृद्धि का आपको पूछते हैं तो ये जो पहले वाला नंबर है वो घटाने के बाद जो संख्या आती है उसमें इसका भाग देना है 845 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 कर देना है। जैसे ही इसको काटोगे आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा।
तो एग्ज़ाम में आप सीधा ऐसा करोगे, वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन सीधा करोगे तो भी आपके उत्तर आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, सॉरी, तो भी आपके नंबर आ जाएंगे, एग्ज़ाम में नंबर काटेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा मानो तो जो पहले मैंने किया है उस हिसाब से आप करना। ये तो आपको समझाने के लिए कि हमें ये कैसे लाना है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप सीधा इस प्रश्न को समझ सकते हो, है ना। प्रश्न संख्या 3 है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है व उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर बात आ रही है एक वस्तु पर कितना फायदा हुआ या कितना विक्रय मूल्य हुआ वो ज्ञात करना है। तो पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ कि ये विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखो, जब आप दुकान से किसी वस्तु को खरीदते हो, है ना, खरीदते हो, तो उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, क्रय करना, ठीक है। जब आप उस वस्तु को कुछ फायदा रखकर बेचते हो, ठीक है, तो बेचने को हम कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। बेचने को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है। किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्रय मूल्य, बेचते हैं तो विक्रय मूल्य। जब हम विक्रय मूल्य करते हैं तो या तो हमें लाभ होगा या फिर हानि होगी। अब इसको भी समझ लो, जैसे आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और आपने उसको 110 में बेच दिया, तो आपको क्या मिला? 10 रुपये का आपको क्या आया? फायदा हुआ, है ना, फायदा हुआ। तो ये 100 रुपये में खरीदा तो ये आपका क्रय मूल्य, 110 में बेचा तो आपका वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और ये जो 10 रुपये का फायदा हुआ ये आपका क्या हो गया? लाभ हो गया। अब मान लो आपने 100 रुपये में खरीदी, 90 में बेची, कितना नुकसान हुआ? 10 का नुकसान हुआ। तो यहाँ ये जो 10 है वो आपकी क्या हो गई? हानि हो गई, ठीक है। तो समझ में आया क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो अब इसको हम प्रतिशत से कैसे सरल करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिना कोई फॉर्मूला याद रखे आपको मैं बताऊंगा कि ये प्रश्न आपको करना कैसे है। देखो, यहाँ पर पहले तो बात आ रही है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर टोटल वस्तुएं कितनी है? 80 वस्तुएं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको एक वस्तु ज्ञात करनी होती है, ठीक है, तो भी आपको क्या करनी पड़ती है? संख्या की तुलना करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको एक वस्तु का क्या चाहिए? मूल्य चाहिए, ठीक है। तो कैसे करना है इसको देखो, 80 वस्तु का मूल्य, 80 वस्तु का मूल्य कितना है? 2400 रुपये। लेकिन मुझे कितना चाहिए? एक वस्तु का मूल्य चाहिए, एक वस्तु का मूल्य, ठीक है। तो क्या करना? 2400 ऊपर, 80 नीचे और गुणा में कितना आ जाएगा? 1। तो 1 0 से 1 0 कटा, फिर 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 24 आएगा, यानी 30 का गुणा 1 से करूँगे तो कितना आएगा? 30। तो यहाँ पर एक वस्तु का जो मूल्य आया वो कितना आया? 30 रुपये आया। यहाँ वापस लिख देता हूँ, एक वस्तु का मूल्य कितना आया? 30 रुपये आया, 30 रुपये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? देखो, ये भी हमने क्या करा? ऐसे ही तो करा कि भाई 80 किसके बराबर है? 80 2400 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? बात समझ में आई? 80 2400 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? अब आपको कैसे पता चलेगा कि 80 इधर आएगा और 2400 इधर आएगा? तो जिसको हमें ज्ञात करना होता है वो हमेशा बराबर के आपको इस तरफ लिखना है, ठीक है। जैसे मुझे रुपए ज्ञात करना है तो वस्तु मैंने इधर लिखी और रुपए मैंने इधर लिखा, तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया? 30 रुपये आ गया। बात समझ आ गई? ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करा? उसे 16% लाभ पर बेचा, ठीक है। यानी कि अगर 100%, ठीक है, 100% किसके बराबर हुआ? 30 के बराबर हुआ ना? 30 के, भाई एक वस्तु की बात कर रहा हूँ मैं। कितने वस्तु की? एक वस्तु की बात कर रहा हूँ। तो एक वस्तु कितनी है? 30 रुपये की है। तो 100% किसके बराबर? खरीदना यानी क्रय करना, क्रय मूल्य। तो 100% यानी कितना हुआ? 30 रुपया हुआ। समझ में आया ना? ठीक है। अब कितने में बेचा? 16% लाभ पर बेचा, यानी 100 पर खरीदा और उसमें मुझे फायदा कितना चाहिए? 16 का। तो कितना हो गया? 116, ठीक है। तो हमें इसका बताना है कि 116% कितना होगा, ठीक है। तो 30 ऊपर, 100 नीचे, गुणा 116, 1 0 से 1 0 कट गया। अब कभी भी जब नीचे 0 हो तो उसको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाग करने में सरल होता है। तो 3 और 116 का गुणा करो, 116 का 3 से गुणा, तो 6 3 18, हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, कितना आया? 348। और नीचे कितना है? बट्टा 10। अब इसका भाग कैसे करना? देखो, 348 बट्टा 10,
भाग कैसे करना, यहाँ नीचे एक जीरो है तो पीछे इस संख्या में एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो उत्तर आएगा 34.8। क्या करा, पीछे क्योंकि नीचे एक जीरो है तो इस संख्या को पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, तो पीछे से एक अंक छोड़कर क्या लगा दिया, पॉइंट। तो 34.8 रुपये जो है वो उस वस्तु का क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। हमें एक वस्तु का निकालना था ना, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 34.8। देखो 34.80 और 34.8 दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये दिखने में अच्छा नहीं है इसलिए यहाँ जीरो लगा देते हैं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है, आपको बस पता चलना चाहिए कौन किसके बराबर है ना। तो हम यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। ऐसी लाइन लिख के फिर हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। आपके पूरे नंबर मिलेंगे, कोई एक नंबर भी काटने वाला नहीं है, ठीक है। बस आपको करने का तरीका आना चाहिए, और मेरे ख्याल से इससे सरल तरीका और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था। वस्तु एक ही थी, जैसे आपके घर में टीवी, मान लो टीवी 15,500 रुपये की है। अब उसमें क्या हुआ, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए, है ना। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो आप थोड़ा सा इसमें सोचो, भाई वो वस्तु कितने की थी, 15,500 रुपये की थी, है ना। अब उसमें आपने क्या करा, 450 रुपये का खर्चा करा, उसकी मरम्मत करी, तो आपको वो कितने में पड़ा, है ना। भाई आप थोड़ी ना 450 रुपये फोगट में लगाओगे, आप उसको जोड़ोंगे, फिर उस पर आप क्या करोगे, 15% लाभ कमाओगे, है ना। तो ये हो गया 0, 5, 5 और 4 9, फिर 5 और ये 1, यानी आपके घर में वो जो एक वस्तु है वो कितने की पड़ी, 15,950 रुपये की पड़ी। अब देखो ये जितना रुपए में आपको वो पड़ा है वो आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, वो आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। यानी 100% आपने उस पर इन्वेस्ट किया, ठीक है। कितना मिला आपको, 15,950। तो 100% किसके बराबर है, 15,950 के बराबर है ना। अब 15% लाभ पर उसको बेचा गया, यानी आपको उसमें कितना कमाना है, 15% कमाना है। यानी आप उसको कितने में बेचोगे, 115% में बेचोगे। भाई 100% में आपने 15 रुपये उसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया, 115 हो गया, ठीक है। तो 115% में मुझे कितना मिलेगा वो मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। अब एक प्रश्न होगा यहाँ पर कि मान लो ये 100 हुआ तो ये 115% क्यों ज्ञात कर रहे हैं, 15% क्यों नहीं ज्ञात कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई 100 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 115 होता है और लाभ उस पर कितना होता है, 15 होता है। तो ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है और ये हमारा लाभ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 115 ज्ञात करना है। बात समझ गए ना, चलो ठीक है। अब इसको हम करेंगे कैसे, कॉपी के अंदर। तो देखो यहाँ पर सॉल्व, सबसे पहले हमें क्या दिया, वस्तु का क्रय मूल्य, है ना। तो वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु का मैं क्रय मूल्य लिख देता हूँ, है ना। क्रय मूल्य छोड़ो, आप मूल्य लिख दो। वस्तु का मूल्य बराबर 15,500 रुपये, ठीक है। वस्तु पर अब क्या करा, मरम्मत करी। वस्तु पर मरम्मत का खर्च, ठीक है। तो कितना हुआ, 450 रुपये। तो यहाँ लिखो 450 रुपये। अब वो वस्तु उसके घर में कितनी पड़ी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वस्तु का वास्तविक मूल्य, यानी उसको घर में कितना पड़ा वो उसके हिसाब से फिर उसको बेचेगा ना। तो 15,500 रुपये की तो उसकी वस्तु थी, फिर उसमें उसने 450 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 15,950 रुपये। ये उसका वास्तविक मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हो गया। अब हमें सीधा काम करना, क्या करना भाई, तुलना करनी है, राशियों की तुलना। चैप्टर का नाम क्या है, राशियों की तुलना, है ना। यानी उसके घर में कितने की पड़ी, यानी 100% उसके पड़ा 15,950 रुपये, ठीक है। घर में वो वस्तु जो है उसको कितने की पड़ी, 15,950 रुपये में पड़ी। तो अब हमें कितना करना कि भाई 15% तो उसको मुझे
हासिल करना ही करना है, कमाई करनी ही करनी है उस पर। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115%। तो अब इसको जब हम सरल करेंगे तो 15,950 बट्टा 100 गुणा 115। ठीक है, अब मैंने आपको बार बार कहा है जब नीचे जीरो वाली संख्या हो तो उसमें भाग देकर उसको काटो मत, है ना। इसका मतलब अब इन दोनों का आप क्या कर लो, गुणा कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, 15,950 का 115 से गुणा कर रहे हैं। तो ये 0 5 25 हासिल के 2, 5 9 45, 45 और 2 47 हासिल के 4, 5 25, 25 और 4 29 हासिल के 2, 5 1 5, 5 और 2 7। फिर गुणा, एक का गुणा करेंगे यही संख्या आएगी 0 5 9 5 1। फिर वापस एक का गुणा करेंगे तो 0 5 9 5 1, जोड़ेंगे इनको तो 0 5 7 5 12 हासिल का 1, 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 5, 19 और 5 कितना हो गया 24 हासिल के 2। तो ये हो गया 9 और 9 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हासिल के 2। तो 5 6, 6 और 2 8 और ये 1। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आया, गुणा करने पर आया हमारे पास में 250। ठीक है, अब क्या करना, नीचे कितना बचा 100, तो इसका मतलब अब हम इसमें 100 का भाग देंगे, यानी बट्टा 100। अब 100 का भाग देना कैसे, पीछे से 2 अंक छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट। तो पहले आप पूरी संख्या लिख दो 1 8 3 4 2 5 और 0। ठीक है, अब क्योंकि नीचे 2 0 है तो यहाँ से 2 अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, तो आपका उत्तर आया 18,342.50 रुपये। ठीक है, तो उसने कितने में बेची, 18,342.50 रुपये में उसने उसको बेच दिया। ऐसे आपको ये प्रश्न करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 5 है, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका पूरा ध्यान होना चाहिए इसको समझने के लिए। ठीक है, तो हर बार हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और हमें ये बताना है कि इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे लेन देन में उसको लाभ हुआ या घाटा हुआ, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एक तरफ तो वो खरीद रहा है वीसीआर, ठीक है, और दूसरी तरफ वो खरीद रहा है टीवी। ठीक है, मैं राशियों की जो तुलना करूँगा उसको आपको समझना है। अब उसका जो क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य कितने में खरीदा इसको, वीसीआर को 8,000 रुपये में। अब देखो आपको पता नहीं होगा ये वीसीआर होती क्या है ना। जैसे सीडी होती है ना, तो सीडी जिसमें हम डालकर सीडी को देखते थे उसको हम वीसीआर कहते थे, और वीसीआर एक कैसेट भी आती थी। ठीक है, उस एक अलग कैसेट, उस कैसेट को जब उसमें हम प्ले करते थे तो हमें वीडियो दिखाई देती थी, तो उसको हम वीसीआर कहते हैं। और वीसीआर कितने में खरीदी, 8,000 रुपये में। और टीवी का भी क्रय मूल्य, टीवी भी कितने में खरीदी, तो टीवी भी आपके 8,000 रुपये में खरीदी, दोनों का 8,000 रुपये में उसने खरीदा। अब दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि होती है। अब प्रश्न समझना बहुत जरूरी हो गया। तो उसको 4% की हानि हो गई, तो तुलना किससे करनी है, 100 से करनी है। यानी कि उसने क्या करा, 100%, 100% किसके बराबर था, 8,000 के बराबर था। यही था ना भाई विक्रय क्रय मूल्य, यानी उसने 100 रुपये में चीज़ खरीदी, 4 रुपये का उसको घाटा हुआ, तो इसने बेची कितने में, 96 में बेची। समझ गए ना। तो ये जो 96% है, यानी उसका जो विक्रय मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देना विक्रय मूल्य, कैसे निकालना है वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो वो कैसे आएगा कि 8,000 ऊपर, फिर बट्टे में 100 और गुणे में 96। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 80 और 96 का गुणा करो, ये जीरा 8 48, फिर उसके बाद गुणा 0 8 9 72। ठीक है, जोड़ो इसको 6 और ये 7, तो उसने 7,680 रुपये में उसको बेचा। कितने में बेचा, 7,680 रुपये में उसको बेचा। ये आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब टीवी के बाद आते हैं, इसमें टीवी पर आ जाते हैं अपन। तो देखो विक्रय मूल्य इसमें मुझे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे कि 100%, ठीक है, 100% किसके बराबर है,
तो 100% आपके 8,000 के बराबर है। और हमें अब इसमें क्या हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है, यानी 100 पर 8 का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 108, है ना। तो ये 108 किसके बराबर होगा, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 108%, तो ये 8,000 ऊपर, 100 नीचे और गुणा में 108, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 108 का अब 80 से गुणा करेंगे, तो 0 0 0 गुणा 8 8 64, हासिल का 4, तो यहाँ आ गया 4, 8 एकम 8, ये हो गया 0 6 4 और 8। तो उसका जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, यानी उसने उसको जो बेचा वो बेचा 8,460 रुपये में। तो ये मेरे पास आ गया विक्रय मूल्य, दोनों का आ गया। लेकिन आगे जो प्रश्न है उसको देखो, इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि उसको कितनी हुई वो हमें बताना है। देखो, लाभ और हानि हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, इसको पहले समझना। जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु 100 में खरीदी और उसको 120 में बेच दिया, तो बताओ मुझे कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का मुझे उसमें लाभ हुआ। अब ये जो 20 रुपये का जो लाभ हुआ, इसको वापस मुझे प्रतिशत में बदलना है कि मैंने कितना प्रतिशत जो है इस पर कमाया। तो क्या करना, जितना आया लाभ उसको ऊपर रखना, किस पर आया, 100 पर, यानी क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर आती है, तो यहाँ नीचे 100 गुणा 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी 20% को उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ऐसे हमें लाभ हानि ये आपको निकालना आना चाहिए। अब क्योंकि बात यहाँ पर आ रही है दोनों प्रक्रियाओं में उसको कितना क्या लाभ हुआ या हानि हुई, पहले तो ये बताना है, फिर उसका प्रतिशत भी बताना है। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं। तो देखो, यहाँ पर दोनों वस्तुओं का जो कुल विक्रय मूल्य है, यानी उसने कुल कितने में बेचा, ठीक है, तो जो कुल विक्रय मूल्य है वो कितना हुआ कि वीसीआर तो उसने बेची 7,680 रुपये में, और ये जो टीवी है उसने कितने में बेची, 8,460 रुपये में। तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 0 का 0, 6 और 8 14, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 6 कितना हो गया, 5 और 6 आपका हो गया 11, हासिल का 1, और 8 और 8 हो गया आपके 16। तो उसने 16,140 रुपये में दोनों चीज़ों को क्या करा, बेचा। एक सेकंड, मिस्टेक आ रहा है यहाँ, शायद गुणा गलत हुआ अपना, एक बार वापस चेक। देखो, गुणा गलत होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सर को कुछ नहीं आता, जल्दबाजी में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना। तो इसमें अपने को ये नेगेटिव थॉट नहीं रखना कि सर को गुणा नहीं आता, कभी कभी हो जाता है ना। तो देखो, यहाँ पर गुणा गलत हो गया था, यहाँ पर 8 8 64, 64 का 4, हासिल का 6, तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 6, तो यहाँ आपके आया 8,640। ठीक, अच्छा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 8,640, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना, 0 फिर 8 3 आ गया। ठीक है, तो 16,340 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुल विक्रय मूल्य, यानी इतने में हमने उसको क्या करा, बेचा है। अच्छा, अब हमें बताना है कि क्रय मूल्य कितना। तो जो कुल क्रय मूल्य है वो भी हमें ज्ञात करना होगा। जो कुल क्रय मूल्य है वो है 8,000 रुपये में खरीदा, दोनों को ही 8-8 हज़ार में खरीदा, तो कितना हो गया, 16,000 रुपये टोटल हो गया। तो अब उसको बताओ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। भाई 16,000 रुपये में उसने खरीदा और 16,340 रुपये में उसने बेचा, तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अच्छा, लाभ कितना हुआ, तो देखो 16,340 में से आप 16,000 को घटा दो, तो उसको लाभ हुआ 340 रुपये का। तो क्या हमें 340 रुपये बताना था क्या, नहीं, हमें उसका प्रतिशत बताना था। तो प्रतिशत जब कभी भी आपको लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना हो तो उसका सूत्र होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। ये उसका क्या होता है, ये उसका होता है लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र। ठीक, तो अब मुझे लाभ प्रतिशत का सूत्र निकालना है, तो क्या करूँगा, कितना लाभ हुआ, 340, किस पर हुआ, 16,000 पर। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो, ये कट गया। अब 34 और 16 को हमें काटना है। सॉरी, यहाँ पर वापस एक मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पर जोड़ भी यहाँ पर
320 होगी, है ना। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है यार, कोई बात नहीं, यहाँ पर 32 हो जाएगा। अब 16 के पहाड़े में 32 आता है, 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो हमारे टोटल कितना आया 2, यानी 2% जो है आपको क्या होगा, लाभ होगा, 2% का लाभ होगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो आज थोड़ा जोड़ बाकी में मिस्टेक हुआ है, वो क्यों हुआ, क्योंकि आज मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, आज पंखा चालू नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा जो है जोड़ बाकी में गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए, कुल मिला के समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे पढ़ाने का मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा। प्रश्न संख्या 6 है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। यानी कि एक दुकान में सेल लगी हुई थी और उस सेल में क्या करता था, आप कोई भी वस्तु खरीदो उस पर आपको 10% बट्टा मिलेगा, यानी कि 10% की छूट मिलेगी। अब इसको भी हम समझते हैं कि यह अंकित मूल्य और बट्टा क्या होता है ना। देखो मैंने बताया कि क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को खरीदना, जैसे 100 रुपये में मैंने वस्तु को खरीदा। विक्रय का मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, जैसे मैंने 120 रुपये में वो वस्तु बेची, तो बताओ मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। बात समझ में आई, तो ये तो हो गया लाभ और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लेकिन अब ये नई चीज जो है अंकित मूल्य, ये क्या है, ठीक है, अब इसको समझना। जैसे मान लो आप कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदते हो, यानी क्रय करते हो, क्रय मूल्य है आपका 100 रुपये। अब आपने क्या करा, इस पे 10 रुपये जो है आपने पहले से इस पर चढ़ा दिए, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। यानी आपने बेचा नहीं, आपने अपनी मर्जी से उस पर 110 रुपये जो है उस पर चढ़ा दिया आपने। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा चढ़ाया है, उस स्टिकर लगाया है उसके जिस जो आप बेच रहे हैं सामान, उसके ऊपर क्या लगा दोगे, स्टिकर लगा दोगे अंकित मूल्य का। किसका लगा दोगे, अंकित मूल्य का। अब अंकित मूल्य ये 110 जो है वो आपका अंकित मूल्य हो गया। अब आप क्या करोगे, एक स्कीम करोगे। स्कीम में मतलब ये है कि आप ग्राहक को कहोगे कि मैं आपको कुछ छूट दूंगा इसके ऊपर, यानी आपको वो 110 रुपये में नहीं बेचूंगा पूरा, आपको इसके ऊपर मैं कुछ बट्टा यानी कि छूट दूंगा। अब वो छूट यहाँ कितनी दे रहा है, 10%। तो 110 का मान लो कोई सामान है, वो अंकित मूल्य है, उस पर आपके 10% का छूट मिल रहा है, इसका मतलब 110 का 10%, ठीक है। अब का हमने सॉल्व किया था, का की जगह गुणा, 10 का 10% हटता है तो नीचे क्या आ जाता है, 100। जब इसको हम सरल करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कटता है और 11 रुपये जो है हमें इसमें क्या मिलती है, छूट मिलती है। 11 रुपये की क्या मिलती है, छूट। यानी 110 रुपये में से आपको 11 घटाना है, तो ये 0 में से 10 में से 1 गया 9, फिर 10 में से 1 गया 9, यानी वो 99 रुपये में आप उसको बेच रहे हो, तब भी आपका नुकसान ही हो रहा है ना। तो अभी तो मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि अंकित मूल्य और ये छूट क्या होती है, यानी बट्टा क्या होता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य नहीं होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य के ऊपर जो अपन कुछ अतिरिक्त रुपए जोड़ते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। और बट्टा, छूट कैसे मिलती है, तो जितनी छूट मिलती है उसका 10% कर दो और जो राशि आती है वो उसमें से आप घटा दो, तो आप उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। यानी आप कितने में उसको बेचोगे, कितना आप उसको भुगतान करोगे, वो राशि आपके पास में आ जाएगी। तो चलो अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से इस प्रश्न को देखना है ना। तो देखो पूरा प्रश्न पढ़ लेता हूँ। 10% का बट्टा देती है, 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स, यानी जीन्स का आपने कितना दिया, जीन्स का आपका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 1450 रुपये, और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है। और आपके जो कमीज है, ठीक है, कितनी कमीज, 2 कमीज, प्रत्येक यानी एक कमीज का कितना है, 850 रुपया है, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। को खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो पहले तो हम जीन्स की बात करते हैं कि जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, 1450 रुपये। जो दुकानदार है वो जीन्स बेच रहा है और उस जीन्स पर जो स्टिकर लगाया है यानी अंकित मूल्य उसने लगाया है वो कितना लगाया है, 1450 रुपये का।
और वो उस जीन्स पर कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जीन्स का जो मूल्य है, जीन्स का जो मूल्य है, अंकित मूल्य है ना, मूल्य मत लिखो यहाँ पर, अंकित मूल्य लिख दो। जीन्स का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य यानी कितना जीन्स का कितना रुपया है, 1450 रुपये है। ठीक है, अब इस पर कितनी छूट मिल रही है उसको, 10% की छूट मिल रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे जीन्स पर छूट, जीन्स पर छूट, कितनी छूट मिल रही है, बराबर 10%। यानी अब उसको जीन्स का कितना रुपया देना पड़ेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो जीन्स का विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य बराबर 1450 रुपये का 10% है ना। 1450 रुपये का क्या करेंगे, 10% करेंगे। तो 1450 गुणा 10% यानी 10/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो ऊपर गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर गया। अब यहाँ एक एक बच्चा, तो इनका तो कोई मतलब है नहीं, तो छूट आपको कितनी मिली, 145 रुपये की छूट मिली। यानी उसने जीन्स का जो विक्रय मूल्य है वो कितना निकाला, 1 मिनट रुको, जीन्स का विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य मत लिखो आप, जीन्स पर छूट लिख दो, जीन्स पर छूट। चलो, अब आपका आएगा जीन्स का विक्रय मूल्य, जीन्स का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, जब मैं अंकित मूल्य में से 1450 रुपये में से 145 को घटाऊंगा, कितना मिलेगा, देखो 1450 में से आपको घटाना है 145, तो 10 में से 5 गया 5, फिर 4 में से 4 गया 0, फिर यहाँ पर बचा 4 में से 1 गया 3 और ये हो गया 1, यानी 1305 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। तो ये तो केवल जीन्स का हुआ। अब हमें निकालना है 2 कमीजों का, है ना भाई, टोटल भुगतान क्या कितना हुआ हमें तो वो निकालना है। चलो, 2 कमीज का मूल्य, 2 कमीज का मूल्य, तो एक कमीज का कितना है, 850, तो 2 कमीज का कितना हो जाएगा, 850 का 2 से गुणा, 850 का 2 से गुणा। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 0, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, 1700 रुपये, 2 कमीज का कितना मिलेगा, 1700 रुपये। अब इस 1700 रुपये पर क्या छूट है, 10% की छूट है। तो अब मैं यहाँ पर सीधा छूट लिख देता हूँ, तो 1700 रुपये का 10%, सीधा कर रहा हूँ इसको, है ना, 10%, तो 1700 इंटू 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो छूट आपको कितनी मिली, 170 रुपये की मिली। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य हुआ कि भाई आपने अंकित मूल्य कितना है, 1700 रुपये है, उस पर कितनी छूट मिली, 170 की छूट मिली। तो अब घटाओ इसको, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 गया 3, और 6 में से 1 गया 5, और ये हो गया 1530 रुपये जो है आपने कमीज के चुकाए। तो जीन्स का तो उसने कितना दिया, 1305 रुपये, और कमीज पर कितना रुपया दिया उसने, 1530 रुपये। तो उसने कुल भुगतान कितना किया, अब हम वो लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर इसको मैं नीचे कर देता हूँ, कुल भुगतान, यानी कुल विक्रय मूल्य भी आप कह सकते हो इसको, है ना। कुल भुगतान बराबर 1305 प्लस 1530, दोनों को जोड़ो तो 5, फिर 3 और 0 3, 5 और 3 8, 1 और 1 2, यानी आपने कितने रुपए चुकाए, कुल 2835 रुपये। ये आपका कुल भुगतान हो गया, और ये हमारा उत्तर भी हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वापस प्रश्न को पीछे करो और वापस देखो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, है ना। प्रश्न संख्या 7 है, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा, यानी प्रत्येक एक भैंस को 20,000 में और दूसरे वाले को भी 20,000 में बेचा। प्रति मतलब प्रत्येक एक को, ठीक है, बेचा यानी विक्रय मूल्य, है ना।
तो भैंस पर 5% उसको लाभ हुआ, एक भैंस पर तो उसको 5% लाभ हुआ तथा दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई। तो इस पूरे सौदे में उसको कुल कितना लाभ और कितनी हानि हुई, और हमें प्रत्येक का जो है क्रय मूल्य भी ज्ञात करना है, यानी उसको कितने में खरीदा वो भी हमें ज्ञात करना है। चलो ठीक है, तो इस प्रश्न को पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मान लो अगर उसने 100 रुपये में भैंस खरीदी हो, ठीक है, खरीदी हो यानी क्रय की हो, क्रय मूल्य हो गया आपका। अब 5% उसको लाभ हुआ, यानी बेची कितने में, 105 रुपये में। मैं 100 रुपये के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना, राशियों की तुलना करेंगे हम। तो ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने बेची। और ये 20,000 भी क्या है, 20,000 आपका विक्रय मूल्य है ना। 20,000 प्रति भैंस की दर से उसको क्या करा, बेचा, यानी ये आपका विक्रय मूल्य है। तो ये 105 किसके बराबर हुआ, 20,000 के बराबर हुआ, क्योंकि ये दोनों विक्रय मूल्य है। तो हमें अब क्या ज्ञात करना, हमें अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। फिर दूसरी भैंस मान लो 100 रुपये में खरीदी और उसको 10% की क्या हुई, हानि हुई। तो 100 में से 10 को घटा दो, यानी कितना, 90, यानी उसको 90 में बेचा। और ये 90 क्या है, विक्रय मूल्य, बेचना यानी विक्रय मूल्य। तो दूसरी भैंस को भी कितने में बेचा, 20,000 में, यानी ये दोनों अब की बार बराबर है। और हमें फिर से क्या ज्ञात करना, क्रय मूल्य। फिर हमें दोनों का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि कुल क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब हमें मिल जाएगा दोनों का, भाई दोनों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 40,000 होगा, है ना। दोनों का विक्रय मूल्य 40,000, लेकिन दोनों का क्रय मूल्य कितना है ये हमें अभी निकालना बाकी है। जब ये दोनों मेरे पास आ जाएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि इस पूरे सौदे में उसको कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। बात समझ में आई। चलो अब इस प्रश्न को करना कैसे है वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, उसने प्रत्येक भैंस को कितने में बेचा, 20,000 में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे माना, ठीक है, माना भैंस का क्रय मूल्य 100 रुपये है। माना भैंस का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, एक भैंस का क्रय मूल्य। ठीक है, तो 5% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 रुपये हो जाएगा। ये उसमें जुड़ जाएगा, लाभ हुआ तो जुड़ेगा, है ना, नुकसान हुआ तो घटेगा। तो 105 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि अगर 100 रुपये की भैंस है, ठीक है, तो मैंने उसको कितने में बेचा, 105 रुपये में बेचा। आप इसको इधर ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर क्रय मूल्य और नीचे इस साइड में विक्रय मूल्य। ये तो आपका हो गया क्रय मूल्य और इस साइड में आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो क्रय कितने में की, 100 में, बेची कितने में, 105 में। अब बेची जो मेरे पास राशि है कितनी है, 20,000 रुपये है। ठीक है, लेकिन क्रय मूल्य मेरे पास नहीं है, वो मुझे ज्ञात करना है। तो अब इस प्रश्न को क्या अपन मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी चीज़ ज्ञात करनी हो तो उसको हमेशा किस तरफ रखो, उसको हमेशा इस तरफ रखो। यानी अब की बार विक्रय मूल्य आगे आएगा और क्रय मूल्य इधर आएगा, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो जिसको ज्ञात करना हो वो हमेशा किस तरफ आता है, इस तरफ आता है। यानी अब की बार हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य आगे आएगा और क्रय मूल्य कैसे आएगा, पीछे आएगा। जिसको हम ज्ञात करते हैं वो हमेशा इधर आए, बराबर के इस साइड में आता है। तो हम प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, है ना। अब देखो विक्रय मूल्य कितना, 105 रुपये, बेचा 105 रुपये में, खरीदा कितने में, 100 में। अब 105 के नीचे कितना आएगा, 20,000, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो खरीदा कितने में, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं हर बार बता चुका हूँ। 100 ऊपर, 105 नीचे और गुणे में कितना, 20,000 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। इसका हमें क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा, एक भैंस का क्रय मूल्य। एक भैंस का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा कि 20,000 का 100 से गुणा करो। तो 20,000 का 100 से गुणा कैसे करना है, 20,000 तो है ही, फिर इसमें ये जो 2 जीरो है वो और जुड़ जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, इसमें 105 का भाग देना है। ठीक है, तो देखो दोनों राशियाँ जो है 5 से कटती है, यानी दोनों में 5 का भाग जाता है। 5 का भाग कैसे गया, मुझे कैसे पता चला कि जिस राशि के पीछे 0 और 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है। तो ऊपर 0 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब दोनों में 5 का भाग जाता है। तो इसमें 5 का भाग कितनी बार गया, देखो 5 चौक 20, 4 बार कट गया। बाकी कितने जीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे।
और ये 5 से कितनी बार कटेगा, यानी भाग देंगे हम 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 यानी 21 बार। अब इन दोनों को हम काट नहीं सकते, अब हम सीधा इनका क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 4 लाख में मुझे भाग देना है 21 का, ठीक है। तो 21 एकम 21, 21 दूना 42, ज़्यादा गया भाग तो एक बार हम भाग देंगे, 21 बार भाग जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, आगे 0 उतारेंगे 0। अब 21 का पहाड़ा बोलेंगे, ठीक है। तो 21 का भाग कितनी बार जाएगा, 21 नम 189 यानी 9 बार गया, ठीक है भाग। तो यहाँ आया 189 और घटाएंगे तो कितना आएगा, केवल 1, है ना, क्योंकि 10 में से 9 गया 1 और ये 18 हो जाएगा। चलो फिर अगला 0 उतारेंगे, कितना आया 10, क्या भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे दूसरा वाला 0 भी उतारेंगे, तो यहाँ लगेगी हासिल टूटी 0, ये भाग देना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 21 का भाग 5 बार बोलते हैं तो 21 पंजे 105, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब 21 चौक कितना होता है, 21 चौक होता है 84, है ना। तो ये भाग गया आपका 4 बार। अब घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1, फिर अगला 0 उतारेंगे तो आएगा 0। अब 21 साते होता है 147, तो 7 बार भाग जाएगा। घटाएंगे 10 में से 7 गया 3 और 15 में से 14 गया 1। अब कोई 0 नहीं है, तो अब क्या करें, अब लगेगा पॉइंट, ठीक है, और फिर यहाँ उतारेंगे 0। फिर 21 साते 147 ज़्यादा हो रहा है, तो इसका हम कितनी बार भाग देंगे, 6 बार। तो 21 छंग कितना होता है 126, घटाएंगे कितना बचेगा 4, तो ये 6 बार भाग गया। फिर पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं। फिर 21 एकम 21, 21 दूना 42, तो 2 बार तो भाग ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग 1 बार देंगे। अब 40 में से कितना घटाएंगे 21, तो 10 में से 1 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो भाग जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 0। और अब वापस पहाड़ा बोलेंगे अपन, तो 21 नम कितना होता है 189, ठीक है। तो पॉइंट के बाद आपको 3 अंकों तक देना है, फिर इसको आपको क्या करना है, सन्निकट मान लिखना है। तो उत्तर मेरा कितना आया 19,047 रुपये। फिर पॉइंट के बाद हमें इसको सन्निकटन करना है, कैसे करते हैं देखो ध्यान से देखना, 0.619 है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा अंक हमें देखना है, तीसरा अंक अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो ये जो इसके आगे वाली राशि है वो 1 ज़्यादा हो जाती है, यानी यहाँ 1 है तो इसकी जगह कितना हो जाता है 2 हो जाता है, इसको हम सन्निकटन कहते हैं। तो हमें उत्तर में क्या लिखना है 19,047 पॉइंट 61 की जगह कितना हो जाएगा 62। बात समझ में आई, इसको हम सन्निकटन कहते हैं ना। तो ये हमारा एक उत्तर हो गया, एक भैंस का मूल्य, ठीक है, ये एक भैंस का मूल्य हो गया। अब दूसरी भैंस का हम करेंगे, तो यहाँ पर अब हम सीधा कर सकते हैं दूसरी भैंस के लिए, दूसरी भैंस के लिए। तो देखो दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य कितना और क्रय मूल्य कितना, ठीक है। तो देखो दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य कितना होगा 90 होगा, क्योंकि उसको 10% की दूसरी भैंस में क्या हो रही है, नुकसान हानि हो रही है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 90, क्योंकि 10 घटाएंगे, 100 में से 10 घटाएंगे, यानी खरीदा कितने में 100 में, घटाए बेचा कितने में 90 में, फिर बेचा कितने में उसको 20,000 में, है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना, क्रय मूल्य। कैसे ज्ञात करेंगे, तो अतः जो अपना क्रय मूल्य है वो कैसे ज्ञात करना, 100 ऊपर 90 नीचे, ठीक है, और गुणे में कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 से 1 0 कट गया। अब ऊपर गुणा कर दो, ऊपर यहाँ कितना है 2,000 और फिर 2 0, 2,000 और फिर 2 0। अब किसका भाग दे दो 90 का, 9 का, ठीक है, 9 का भाग देते हैं चलो। तो यहाँ है 2,000 फिर 2 0, यानी 2 लाख में 9 का भाग देना है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 बार भाग जाएगा। फिर उसके बाद बचा 2, उतारेंगे 1 0, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर वापस घटाएंगे बचेगा 2, देखो फिर अगला 0 उतारना है, यानी ये वाला 0, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर से बचेगा 2, ठीक है। अगला 0 उतारेंगे आएगा 20, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर आपका कितना बच गया 2, फिर अगला 0 उतारेंगे 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर बच गया 2, है ना। फिर
कोई जीरो है नहीं तो पॉइंट लगाएंगे और जीरो लगाएंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर आपके 2 आया तो पॉइंट लगा हुआ है, जीरो आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 2 आएगा। अब तीसरे देखो पॉइंट के बाद कितने हैं, लास्ट वाला 2 है, यानी 5 या 5 से कम जितना भी होगा, यानी 1 2 3 4, तो वो 2 का 2 ही आएगा, वो 2 का 3 नहीं होगा। इसको हम सन्निकटन कहते हैं। तो भाग देने पर हमारे पास कितना आया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आया 22,222.22। ठीक है, इतने में हमने उसको क्या करा, खरीदा, इसका क्रय मूल्य आया। तो अब कुल क्रय मूल्य कितना और कुल विक्रय मूल्य कितना, उसके हिसाब से हम बताएंगे उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य यानी कुल कितने में खरीदी, तो एक भैंस को तो उसने खरीदा 19,047.62 में, और दूसरी भैंस को उसने खरीदा 22,222.22 रुपये में। ठीक है, दोनों को जोड़ा तो दोनों का जब क्रय मूल्य है वो कितना है, देखो 2 और 2 हो गया 4, 6 और 2 हो गया 8, फिर यहाँ पॉइंट, फिर 7 और 2 हो गया 9, 4 और 2 हो गया 6, 0 और 2 हो गया 2, फिर 9 और 2 हो गया 11, फिर हसल का 1, तो 2 और 1 3 और ये 1 4। ठीक है, यानी उसने दोनों भैंस को जो है 41,269 रुपये में खरीदा, 41,269.84 रुपये में उसने खरीदा, और बेचा कितने में, एक 20,000 तो दूसरी कितनी होगी 20,000, 20,000 और 20,000 कितना हो गया 40,000। तो कुल विक्रय मूल्य, अब देखो कुल विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य यानी बेचना, एक को 20,000 में बेचा, दूसरी वाले को भी उसको कितने में बेचा, 20,000 में बेचा। ठीक है, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 40,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब बताओ उसको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, भाई खरीदा कितने में, 41,269 रुपये 0.84 पैसे में, और बेचा कितने में, 40,000 रुपये में। तो देखो 1,000 का उसको नुकसान हो रहा है, भाई खरीदा तो ज़्यादा में, बेचा कम में, हुआ नुकसान। तो यहाँ पर उसको क्या हो गई, हानि, नुकसान हुआ। अब कितनी हानि हुई, तो ज़्यादा से कम को घटा दो, यानी 41,269.84 में से 40,000 जब हम घटाएंगे तो उत्तर कितना आता है, देखो 0.84। ठीक है, फिर उसके बाद 9 में से 0 गया 9, 6 में से 0 गया 6, और 2 में से 0 गया 2, और 1 में से 0 गया 1, और 4 में से 4 गया 0, यानी उसको कुल कितना नुकसान हुआ, 1,269.84 रुपये का उसको नुकसान हुआ। और यही हमारा क्या है, उत्तर है। अब मान लो ये आपको प्रश्न बड़ा लगता हो, जैसे मान लो आपको इसको याद करने में तकलीफ हो रही है या समझने में तकलीफ हो रही है, तो आपको कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, एक बार वापस समझा देता हूँ, उस तरीके से आप कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा उसको। ठीक है, तो अब देखो ये आपकी क्या हो गई, प्रथम भैंस। ठीक है, ये हो गई प्रथम भैंस। फिर इधर आपकी कौन सी हो गई, दूसरी भैंस। ठीक है, द्वितीय भैंस। ठीक है, दूसरी भैंस हो गई। अब क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमें इस साइड में लिखना है और विक्रय मूल्य हमें इस साइड में लिखना है। अब मैंने खरीदी कितने में, 105 रुपये में, है ना, क्योंकि 5% उस पर लाभ हुआ, तो 105 रुपये में उसको बेचा, और खरीदा कितने में, 100 रुपये में। ठीक है, अब विक्रय मूल्य मुझे दिया हुआ है 20,000, और क्रय मूल्य मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 100/105 गुणा 20,000। ठीक है, जैसे इसको करेंगे हमारा उत्तर कितना आएगा, 19,047.62 रुपये, है ना। ये इसको हम गुणा भाग करेंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका क्रय मूल्य आ गया, है ना। इसीलिए दूसरी भैंस को भी हमें ऐसे ही करना है, इधर लिखना है विक्रय मूल्य, इधर लिखना है क्रय मूल्य। कितने में खरीदा, 90 रुपये में खरीदा, कितने में बेचा, 90 रुपये में, खरीदा कितना, 100 रुपये में। अब 90 किसके बराबर है, तो 90 20,000 के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100 ऊपर 90 नीचे गुणे में 20,000। ठीक है, जैसे ही इसको सरल करेंगे उत्तर कितना आएगा, 22,222.22 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इस साइड का क्रय मूल्य आ गया। अब कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, तो कुल क्रय मूल्य यानी कुल कितने में खरीदी, तो 90,047.62 प्लस 22 2.22 दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने पर अपना कितना आया, 41,000
269.84 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद में कुल विक्रय मूल्य कितना आया, तो कुल विक्रय मूल्य आपकी कितना आया 20,000 प्लस 20,000 बराबर 40,000। तो बेचा तो आपने कितने में 40,000 में, खरीदा कितने में 41,269.84 में, तो आपको नुकसान हुआ। तो आपको क्या हुई हानि। तो हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है माइनस विक्रय मूल्य 40,000, जैसे ही घटाएंगे हमारा उत्तर आ जाएगा 1,269.84 रुपये। तो ऐसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री पर वसूला जाता है, बिक्री कर वसूला जाता है, ठीक है, यानी टैक्स लगता है। यदि विनोद ने एक टेलीविज़न खरीदा है तो बताओ उसने कितना भुगतान किया, यानी उसने उसको कुल कितने रुपए दिए और फिर उसको खरीदा, ठीक है। तो इस प्रश्न को समझो पहले कि आपको एक टेलीविज़न यानी कि टीवी खरीदना है कितने रुपए का, 13,000 रुपये का। फिर उस टीवी पर 12% आपको टैक्स देना है। कितना प्रतिशत, 12% आपको टैक्स देना है। टैक्स कौन लेता है, सरकार लेती है। तो टीवी पर आपको 12% का टैक्स भी देना पड़ेगा, यानी कुल मिला के 13,000 रुपये का 12% आपको सरकार को देना है। और जब इस 13,000 का 12% हम सॉल्व करेंगे, 12% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 13 और 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 156। फिर यहाँ कितना है 0, यानी कि 1,260 रुपये आपको किसके देने होंगे, टैक्स के देने होंगे सरकार को, गवर्नमेंट को, है ना, टैक्स के देने होंगे। इस बिक्री कर को हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। तो इसका मतलब आपने 13,000 तो रुपये टीवी का दिया ही दिया, उसके बाद में 1,560 रुपये आपने टैक्स के दिए, तो कुल रुपये कितने हो गए, कुल हो गए आपके 14,560 रुपये। यानी आप एक टीवी खरीदोगे तो उसको आपको कितना रुपये देना होगा, 14,560 रुपये देना होगा। तो ये आपको कुल मिला के प्रश्न ऐसे करना। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। मान लो आपने जो टीवी है वो 100 रुपये में जो है टीवी 100 रुपये की है और उस पर जो टैक्स लगता है वो 12% लगता है, तो कुल अब कितना हो गया, 112 रुपये हो गया। बात समझ में आई। अब ये 112 किसके बराबर है, ये 112 आपके बराबर है, सॉरी ये 100 किसके बराबर है, ये 100, यानी टीवी कितने की थी, 13,000 की थी, तो ये 100 जो है वो 13,000 के बराबर है। तो अब हम कुल कितना चुकाएंगे वो कैसे निकालना है, टैक्स प्लस कर दो यहाँ। तो देखो कुल हमें कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो 112 ऊपर 100 नीचे और 13,000 यहाँ गुणे में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 130 का जब 112 से गुणा करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 14,560 आएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, हम कोई भी एक तरीका लेकर इसको कर सकते हैं। प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टीवी का जो मूल्य है, टीवी का जो मूल्य है वो कितना है, 13,000 रुपये है, ठीक है, 13,000 रुपये। अब उस पर टैक्स कितना है, उस पर टैक्स जो है वो कितना है, 12% है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सरकार हमसे कितना टैक्स वसूल रही है, तो यहाँ लिखेंगे 13,000 का 12%। तो 13,000 गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 13 और 12 का गुणा कितना हो जाएगा, 156। फिर उसके बाद में ये 1 जीरो बच गया, तो यहाँ पर जो टैक्स है उसका कितना रुपए बना, 1,560 रुपये। अब हमें निकालना है कि कुल भुगतान कितना होगा, ठीक है। तो कुल भुगतान यानी वो कितना रुपए चुकाएगा, 13,000 तो टीवी के प्लस ये 1,560 रुपये टैक्स के, यानी उसको कुल भुगतान करना पड़ेगा 14,560 रुपये का। यानी उसको जो टीवी पड़ेगी अपने घर में लाने पर वो कितने की पड़ेगी, 14,560 रुपये की पड़ेगी। प्रश्न संख्या 9 है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी वो पहिए वाले जूते होते हैं ना, वही किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार आपको क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है।
यानी अंकित मूल्य क्या होता है, जो भी राशि होती है, जो भी वस्तु होती है, उस पर जो भी प्राइस होती है उस पर हम कुछ प्रतिशत जोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर आपने 20 रुपये जोड़ दिए तो कितना हो गया, 120। तो ये 120 जो है वो अंकित मूल्य होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अंकित मूल्य आप हमेशा क्रय मूल्य मानो। क्या मानो, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी 100 रुपये के हिसाब से करो तो आपका उत्तर भी सही तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब हमें कुल मिला के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य मानकर इस प्रश्न को करना है। ठीक है, तो मान लो 100 रुपये में वो खरीदता है, क्या 100 रुपये में वो खरीदता है स्केट्स यानी पहिएदार जूते, और उसको 20% की वहाँ पर क्या मिलती है, छूट मिलती है, बट्टा मिलता है। बट्टा यानी कि छूट मिलता है। तो 100 पर उसको 20% की क्या मिल गई, छूट मिल गई। यानी 100 का 20% यानी कितना हो गया, 20। तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 80। तो कुल मिला के आप उसका कितना भुगतान कर रहे हो, 80 रुपये का भुगतान कर रहे हो। अब भुगतान की गई राशि हमें दी हुई है, वो कितनी है, 1600 है, तो वो 80 के नीचे आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 100 ऊपर 80 नीचे और गुणा में 1600। एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर गुणा करेंगे तो हो गया 16,000 बट्टा 8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। बात समझ में आई। चलो अब इसको प्रश्न को करते हैं। तो वही शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें लिखना है माना अंकित मूल्य। माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। ठीक है, तो उसको भुगतान कितना हो रहा है, छूट कितनी मिल रही है, 20%। तो यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सीधा हम यहाँ इसको कर सकते हैं कि स्केट्स पर भुगतान दान राशि यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपये। ठीक है, अब यहाँ क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इधर लिखेंगे, यहाँ इस साइड में अंकित मूल्य आ जाएगा, इस साइड में क्या आएगा, विक्रय मूल्य यानी भुगतान की गई राशि। तो भुगतान हमने कितने की, 80। अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये। अच्छा, विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 1600, 1600 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे तो 100 ऊपर 80 नीचे गुणा में 1600। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 100 और 160 का गुणा कितना हो गया, तो ये 16,000 हो गया। अब 8 का भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी ऊपर कितना आ गया, 2000 रुपये। तो स्केट्स पर जो भुगतान की गई राशि वो कितनी है, 2000 रुपये। प्रश्न संख्या 10 है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। वेट को आप टैक्स के जैसे ही समझ लो, टैक्स उस पर लगा है ना। तो मान लो अगर 100 रुपये का हेयर ड्रायर था, वो बाल को सजाने के लिए आता है, एक प्रकार का वो उससे हवा निकलती है ना, उसी को हम कहते हैं हेयर ड्रायर। तो ये हेयर यानी बाल को सुखाने वाली मशीन, उसको 8% टैक्स लग गया, यानी कि उसका मूल्य कितना हो गया, 108 रुपये हो गया। 108 मतलब ये वेट सहित कितने में खरीदा उसने, 5400 रुपये में। यानी 108 किसके बराबर है, इस 5400 के बराबर है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना, हमें पहले वाला जो मूल्य है वो ज्ञात करना है, यानी इधर वाला ज्ञात करना है। यानी 100 किधर रहेगा, इधर, और 108 किधर रहेगा, इधर, है ना। जो चीज़ ज्ञात करनी होती है वो उधर होती है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि माना हेयर ड्रायर का मूल्य, हेयर ड्रायर का वास्तविक मूल्य कितना था, 100 रुपये था। अब उस पर वेट कितना लगा, तो हेयर ड्रायर पर वेट सहित मूल्य कितना हो जाएगा, 8% जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108।
अब ये हमने लिख दिया। अब हम इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। हमें ज्ञात करना क्या करना है, पहले वाला मूल्य ज्ञात करना है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो ये जो वास्तविक मूल्य है वो इधर आ जाएगा, वास्तविक मूल्य, ठीक है। और जो ज्ञात है, क्या ज्ञात है, वैट सहित मूल्य, वो इधर आ जाएगा, वैट सहित मूल्य, ठीक है। अच्छा, वैट सहित मूल्य कितना है, 108 है, और वास्तविक मूल्य कितना है, 100 रुपये है। 108 किसके बराबर है, 5400 रुपये के बराबर है। ज्ञात क्या करना है, पहले वाला मूल्य ज्ञात करना है, तो 100/108 गुणा 5400, ठीक है। अब देखो 54 की टेबल में यानी 54 के पहाड़े में 108 आता है, कितनी बार बोलने पर, दो बार बोलने पर। तो 54 एकम 54, ये बच गए 2 जीरो, फिर 54 दूनी 108, ठीक है, तो ये 2 बार कट गया। फिर 2 एकम 2, और 2 के पहाड़ा 2 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार। अब क्या बचा, 100 और 50, तो 100 और 50 का क्या कर लो, गुणा। तो 150 का गुणा कितना हो जाएगा, 5000 रुपये। कितना आसान है ना। तो जब हम राशियों की तुलना करके जब हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा उत्तर भी जल्दी आ जाता है। 11वां प्रश्न भी उसी के जैसा है, सेम है ना। कोई वस्तु 18% जीएसटी मतलब टैक्स, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य आप बताना है ना। तो एक तरफ तो हमें 100 रुपये मानकर इसको करना है, जैसे हमने उसको किया था। मैं इसको सीधा कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर तो क्या ज्ञात करना है, वास्तविक मूल्य यानी पहले वाला मूल्य। तो हम यहाँ लिख देते हैं वास्तविक मूल्य, ठीक है, जीएसटी से पहले। और इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा जीएसटी सम्मिलित मूल्य, है ना, जीएसटी सहित मूल्य, सहित मूल्य। अब 100 रुपये अगर उसका मूल्य है तो जीएसटी लगने के बाद उसका मूल्य यानी कितना हो गया, 118, है ना, 18% यानी 118 हो जाएगा। अब ये राशि किसकी है, सम्मिलित करने के बाद, यानी कि ये 118 के बराबर है, 1239 रुपये। तो वास्तविक मूल्य क्या आ जाएगा, 100/118 गुणा 1239। जब हम इसमें इसका भाग देंगे, है ना, तो आप भाग देना, भाग जाएगा 10.5 बार। कितनी बार जाएगा, 10.5 बार भाग जाएगा। आपको बता देता हूँ भाग कैसे किया। देखो 1239, क्योंकि भाग इसका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझने जैसा है, 118। अब भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। 118 आएगा, नीचे घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, आगे संख्या उतारेंगे 9। लेकिन देखो आगे संख्या उतार दी हमने, है ना, तो भी हमारी संख्या क्या है, छोटी है, भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका 10 बार भाग दे सकते हैं। कितनी बार, 10 बार। तो 10 बार भाग देने पर कितना आया, 10 बार भाग देने पर आएगा 1180, ठीक है। अब घटाओ, 9, 13 में से 8 गया 5, और 11 में से 11 गया 0। बात समझ में आई। अब लगेगा पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा 0। अब भाग कितनी बार जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा 5 बार। तो उत्तर कितना आया, 10.5। बात समझ में आई। चलो, तो उत्तर आ गया 10.5। अब 100 का गुणा 10.5 से करेंगे। तो गुणा कैसे करना, देखो 100 गुणा 10.5 है, तो पॉइंट हटाने पर हम नीचे 1 0 ला सकते हैं, यानी बटा 10 लिख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 चला गया। अब 105 का गुणा 10 से करना है, तो सीधा गुणा कर सकते हैं, 0 इसके साथ लगा दो, 105 और ये 0, कितना आ गया, 1050 रुपये। तो गुणा करने पर कितना आएगा, 1050 रुपये। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जीएसटी सहित मूल्य आ जाएगा, जीएसटी सहित मूल्य। तो जीएसटी सहित मूल्य कितना होगा, 1050 रुपये। सॉरी, जीएसटी से पहले का मूल्य, माफ करना, वास्तविक मूल्य। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।